Hello students, welcome you all to our third session of our chapter number 9, that is heredity and evolution. Students, in the previous two sessions we have discussed various topics of this chapter. Now let us discuss the furthermore topics. Okay? Our today's first topic is evolution and classification. एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, इसमें हम लोग पहले एवोल्यूशन क्या होता है हम बता देते हैं. द ग्रेजुअल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू चेंजेस इन देयर जेनेटिक कॉम्पोजिशन इज कॉल्ड एवोल्यूशन. एवोल्यूशन वर्ड कम्स फ्रॉम इवॉल्व. इवॉल्व मतलब धीरे धीरे इवॉल्व होना, डेवलप होना. ओके, सम ग्रेजुअल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्लोली कुछ ग्रेजुअल चेंजेस हो रहा है, उनके जीन्स में कुछ चेंजेस हो रहा है, जिसके कारण आफ्टर फ्यू जनरेशन टोटली न्यू यंग वन पैदा हो रहा है, न्यू ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन, है ना. जैसे वी ह्यूमन बींग्स आर वॉल्ड, वी आर क्रिएटेड ड्यू टू एवोल्यूशन ओनली. इनिशियली लाइफ जो था वो यूनिसेलुलर था, धीरे धीरे लाइफ जो है आगे बढ़ता गया, है ना. फिर हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो दिखने में दूसरे तरीके के थे. एंड नाउ वी आर इन द डेवलप्ड फॉर्म. तो वी हैव फॉर्म्ड आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ एवोल्यूशन ओनली. ओके, and I have already explained in the second session what do you mean by inherited traits and acquired traits. Traits means characteristics. Inherited traits are the traits in an organism due to the changes in the genetic composition, and it can be passed from one generation to the next, and it results into evolution. Inherited traits means the traits which we are inheriting from our parents. हमारे parents में से हमको जो traits मिला, okay, that is called inherited traits. And then comes acquired traits. Okay, the traits which are acquired by an organism during its lifetime, and it cannot be passed from one generation to the next. एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेट्स एक्वायर करता है ना. दोज आर कॉल्ड एक्वायर्ड ट्रेट्स, एंड इट कैनॉट बी पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन, एंड हेंस इट डज नॉट रिजल्ट इन एवोल्यूशन. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन. There are a number of common features and different organisms which provide evidence to show evolutionary relationships. Okay, कुछ organisms है जो अलग अलग है लेकिन इनमें कुछ features common है. There are some different organisms which show some common features, and these common features show the evidences for the evolution. So let us study now homologous organs, analogous organs and fossils. Okay, homologous organs, analogous organs and the fossils give the evidences of the evolution. So let us see what are these things. First is homologous organs. What do you mean by homologous organs? The organs which are similar in structure but different in functions. वो organs जिनका structure एक जैसा है but functions अलग अलग है, those are called homologous organs. So you can see the forelimbs of what? Forelimbs of amphibians, reptiles, birds and mammals. Birds and mammals. एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के और मैमल्स के सबके फॉरलिम्स अगर देखोगे ना तो दे हैव द सिमिलर स्ट्रक्चर. सबके हाथ के क्या होते हैं? स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कि द फॉरलिम्स ऑफ द फ्रॉग. फ्रॉग का फॉरलिम जो है वो किसके लिए काम होता है? टू रेज द लिम्स, है ना, टू रेज देयर बॉडी. उनका फॉरलिम जो है उनके बॉडी को उठाने में काम आता है. बट अगर हम लिजार्ड की बात करें विच इज़ अ रेप्टाइल, ओके, उसके फॉरलिम्स किस में यूज होते हैं? इट इज यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड रनिंग. बर्ड्स के फॉरलिम्स ना, द फॉरलिम्स ऑफ द बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग. एंड द मैमल्स यूज देयर फॉरलिम्स. आवर फॉरलिम्स मीन्स आवर हैंड्स फॉर ग्रास्पिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा. ओके, मैमल्स जो होते हैं, मैमल्स जिसमें अलग अलग मैमल्स होते हैं. ओके, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास खाली हैंड्स है फॉरलिम्स के नाम पे. ओके, तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरलिम्स ऑफ ऑल दोज थिंग्स. ओके, जो ह्यूमन बींग्स है, मैमल्स है, एम्फीबियंस है ना, रेप्टाइल्स है, एवियंस है, इन सब के फॉरलिम्स के स्ट्रक्चर एक जैसे हैं बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट. ओके, तो दीज आर होमोलोगस ऑर्गन्स एंड दे गिव evidences for evolution. This shows evolutionary relationship. Okay students, now let us discuss what are analogous organs. Analogous organs which are different in structure but their functions are similar. तो इसमें आपको वापस से मैं रिमाइंड कर दूं, होमोलोगस का स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन अलग अलग थे. एनालोगस का स्ट्रक्चर सेम है बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट. ओके, फॉर एग्जांपल द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, wings of the butterfly, the wings of the bat. Okay, butterfly के wings, bird के wings और bat के wings,
इन तीनों का देखो स्ट्रक्चर अलग अलग ही है, बैट का, बर्ड का, बटरफ्लाई का, टोटली अलग अलग इनके स्ट्रक्चर्स है। ओके, बट इन सब का फंक्शन तो सेम ही है, दे यूज देयर विंग्स टू व्हाट, फॉर फ्लाइंग। ओके, तो दिस शोज द एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन। ओके, तो एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, now let us discuss what are fossils. You know students, what are fossils? Millions of years ago many plants and animals got buried inside the earth crust. Millions of years ago many plants and animals got buried inside the earth's crust, and due to the intense heat and pressure of the earth, they got converted into fossils. किसमें convert हो गए, fossils. From the study of these fossils, we can know their structures and the time period in which they lived. अभी अगर आपको फॉसिल्स मिलते हैं अर्थ में से, तो उनकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमको पता पड़ सकता है कि ये किस स्ट्रक्चर के थे और किस टाइम पीरियड के थे। ओके, द फॉसिल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रिसेंट ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, एंड द फॉसिल्स ऑफ द सिंपलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड डीपर इनसाइड द अर्थ। है ना, जो फॉसिल्स एकदम सिंपल ऑर्गेनिजम्स के थे, जिनका बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल था और ये बहुत पुराने ज़माने के थे, दे आर फाउंड डीपर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। बट द फॉसिल्स ऑफ द न्यू ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट सिंपल, इट हैज़ कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर, दे आर फाउंड नियर द अर्थ क्रस्ट। ओके, द एज ऑफ द फॉसिल्स कैन बी डिटरमिन्ड बाई अ टेक्निक विच इज़ कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक। द एज ऑफ द फॉसिल्स, अगर आपको फॉसिल्स का एज जानना हो तो उसके लिए एक टेक्निक है, एंड दैट टेक्निक इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक। द स्टडी ऑफ द फॉसिल्स शो एवोल्यूशन ऑफ सिंपल फॉर्म्स इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं तो हमको पता पड़ता है कि इनिशियली द ऑर्गेनिजम्स वेर इन द सिंपलर फॉर्म्स, नाउ दे आर इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। ओके, सो दिस फॉसिल्स ऑल्सो गिव द प्रूफ फॉर द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ओके स्टूडेंट्स, now our next topic is evolution by stages. What do you understand by the term evolution by stages? evolution एक दिन में नहीं होता है कि आज एक ऑर्गेनिज्म था और नेक्स्ट डे पे वो इवॉल्व होकर दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया, ऐसा नहीं होता है, दूसरा स्पीशीज बन गया, नहीं। एवोल्यूशन इज कैरिड आउट बाय स्टेजेस, है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली सम चेंजेस टेक्स प्लेस इन द ऑर्गेनिजम्स, एंड आफ्टर जनरेशंस एंड जनरेशंस एवोल्यूशन टेक्स प्लेस। Complex organisms and its organs developed from simpler organisms. Complex organisms developed from simple organisms gradually over generations is called evolution by stages. Let us see examples. Evolution of eyes. Eyes यानी आँख. Okay. Initially the life originated in unicellular organisms. They didn't have eyes. Okay. Slowly organisms बढ़ते गए, there were no eyes. The first time the eyes were detected in where? In the planaria. The eyes of planaria. Okay, planaria के अंदर भी developed eyes नहीं थे. They had only spots, छोटे छोटे छेद जैसे थे, which can detect lights. They had just eye spots which can detect light, जो light को detect कर सकते थे, sense कर सकते थे. Okay, तो सबसे पहले कौन से organisms में eyes यानी eyes का detection हुआ? In the planaria. प्लेनेरिया में सबसे पहले आइस का डिटेक्शन हुआ, है ना, इट हैड आई स्पॉट्स विच कैन डिटेक्ट लाइट, एंड नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स स्लोली डेवलप्ड। ये जो ऑर्गन था वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, एंड इन द फ्यूचर जनरेशन वी हैव व्हाट? डेवलप्ड आइस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन बाय स्टेजेस। देन कम्स एवोल्यूशन ऑफ फेदर्स। फेदर्स वेर फर्स्ट डेवलप्ड इन डायनासोर्स, है ना, कुछ डायनासोर्स ऐसे भी थे जो फेदर्स वाले थे विच कैन ईजिली फ्लाई, एंड ये डायनासोर्स किसके लिए यूज़ करते थे? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोल्ड। ये आराम से फ्लाई भी कर सकते थे, कुछ डायनासोर्स ऐसे भी होते थे जो फ्लाइंग वाले होते थे, बट यूजुअली दिस डायनासोर्स यूज्ड फेदर्स फॉर व्हाट? फॉर गेटिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोल्ड। बट लेटर ऑन बर्ड्स जो है, बर्ड्स के एंसेस्टर्स है ये डायनासोर्स, है ना, दे यूज्ड फॉर दिस फेदर्स फॉर व्हाट? फॉर फ्लाइंग ओनली। ओके, देन कम्स व्हाट? एवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन मीन्स व्हाट? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको दे देता हूँ मैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन का। ओके, इट इज़ ऑल वेरी वेल टू से दैट वेरी डिसिमिलर लुकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर्स इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्ट्रल डिज़ाइन, है ना, एक कॉमन एंसेस्टर में से बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? डिज़ाइन हो सकते हैं। It is true that analysis of the organ structure in fossils allow us to make estimates of how far back evolution relationships go. Let us take the example of wild cabbage.
वाइल्ड कैबेज का एग्जाम्पल ले लेते हैं. ह्यूमन्स हैव कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज फॉर ओवर 2000 years and produced different vegetables from it by artificial selection. So we have seen that students, humans cultivated wild cabbage for over 2000 years and produced different varieties from it by artificial selection. For example, by selecting short distance between the leaves of wild cabbage, cabbage was evolved. Okay, so the present cabbage which we are eating, it has been evolved from where? From the wild cabbage. Okay, by selecting the short distance between the leaves. Then by selecting the sterile flowers, cauliflower has been obtained. By selecting large leaves, kale has been produced. By selecting the swollen stem, swollen stem of the wild cabbage, kohlrabi has been obtained. Swollen stem से क्या मिला? Kohlrabi. Okay, in this way we have seen that various varieties have been obtained by the artificial selection of wild cabbage. Okay, जैसे cabbage, wild cabbage में से क्या क्या बन रहा है? Cabbage, cauliflower, kale, kohlrabi, red cabbage, broccoli. Okay, there are many new varieties which has been evolved by the artificial selection of wild cabbage. Now let us discuss our next topic, that is evolution should not be equated with progress. So far we have seen that evolution has taken place. हम सब लोग एवोल्यूशन को क्या सोचते हैं कि भाई स्पीशीज जो है और डेवलप हो रहे हैं. एवोल्यूशन हैज़ नॉट रिजल्टेड इन प्रोग्रेस. एवोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स स्पीशीज फ्रॉम द सिंपलर स्पीशीज ड्यू टू वेरिएशंस, genetic drift and natural selection. Evolution just means what? It only means that formation of complex species from the simple species. And how has been formed complex species from the simple species? By variations, genetic drift and natural selection. Evolution does not mean that one species gets eliminated when new species are formed. एवोल्यूशन का मतलब ये भी नहीं है कि भाई एक न्यू स्पीशीज़ आया तो पुराना स्पीशीज़ खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है. और ऐसा भी नहीं है कि न्यू स्पीशीज़ आर बेटर देन द ओल्ड स्पीशीज़. Species get eliminated only if they are not able to adapt to the changes in the environment. When does a species becomes extinct? एक स्पीशीज़ पूरा कब खत्म हो जाता है? जब वो अपने सराउंडिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर सकते, उसमें रह नहीं पाते हैं. एट दैट टाइम दे बिकम एक्सटिंक्ट. Several species which would adapt to the changes in the environment still continue to survive. For example, bacteria. Bacteria are the species which can adapt to any changing environment, and so till now bacteria has been survived. Human species have not evolved from chimpanzees. हम लोग बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज थे वो चिंपैंजीज थे. नो, इट्स नॉट दैट. दे हैड ए कॉमन एंसेस्टर्स फ्रॉम विच दे इवॉल्व्ड सेपरेटली. ह्यूमन बींग्स के और चिंपैंजीज के दोनों के कॉमन एंसेस्टर है, कॉमन पूर्वज है, जिनमें से ये दोनों स्पीशीज़ आए हैं. Human beings are not the pinnacle of evolution, but they are only one species among the several evolving species. Pinnacle मतलब end point. ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स बन गए सो वी आर द मोस्ट डेवलप्ड स्पीशीज़. क्या पता हमारे बाद भी कोई न्यू स्पीशीज़ आ जाए. ओके, सो लेट अस डिस्कस नाउ रिगार्डिंग ह्यूमन एवोल्यूशन. Human evolution. The scientific name of human beings is Homo sapiens. The scientific name of human beings is Homo sapiens. There is a great diversity among human beings in their form and the features around the world. Around the world we can see various variety of human beings. Some are light, dark, some are tall, dwarf. So various characteristics are seen in the human beings of the same species. Okay, human beings evolved in Africa. The roots of our evolution has been traced back in Africa. Some of them stayed there and others migrated to different parts of the world. You know, many human beings stayed at Africa and some moved from there to Asia, Atlantic sides and all those other sides. Thus, due to what? Genetic variations and environmental changes in the different geographical regions, they developed changes in their forms and features. So in this way, variation took place and evolution of the human beings has been done. Okay, students? So students, by this we finish our today's session and this chapter also. Please go through the videos properly and read your NCERT textbook to get the clear idea. Okay students, thank you.